आज के इस वीडियो का टॉपिक है IAS 2 मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे जो कि इन्वेंट्रीज से रिलेट करता है। सबसे पहले तो हम इसमें ये जानेंगे कि इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, फिर हम ये सीखेंगे कि इन इन्वेंट्रीज को IAS 2 के मुताबिक किस तरह से इसकी मेजरमेंट की जाती है। उसके बाद हम सीखेंगे कि IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर हम ये जानेंगे कि IAS 2 का स्कोप कहाँ है, क्या है, मतलब कहाँ पर IAS 2 अप्लाई होता है। और फिर लास्ट में हम ये जानेंगे कि IAS 2 की बेसिस पर इन्वेंट्री को कहाँ पे डिस्क्लोज किया जाता है। तो IAS के ये 5 हिस्से हैं जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री क्या होती है। तो IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री जो है वो कंपनी का एसेट होती है दैट आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिनको कंपनी इसलिए रखती है कि वो उनको बिजनेस की नॉर्मल रूटीन में सेल कर सके। या फिर इन्वेंट्री ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको कंपनी इसलिए रखती है ताकि उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में इसके ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस लगाया जा सके या इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सके ताकि उस इन्वेंट्री को प्रोसेस करके फर्दर आगे सेल किया जा सके। तो ऐसी इन्वेंट्री जिसको सेल पर्पस के लिए कंपनी रखती है या ऐसी इन्वेंट्री जिस पर कंपनी काम करती है ताकि उसे सेल किया जाए, या फिर ऐसी इन्वेंट्री जिसको इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल या सप्लाई कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है। इन 3 तरह की कैटेगरीज में जो भी एसेट्स आते हैं उनको कंपनी इन्वेंट्रीज कहती है। तो IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री के ये 3 पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पर इन्वेंट्री को डिफाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हमारे पास आती है लतीफ़ एंड सन्स की। उससे पहले अगर हम ये बात करें कि IAS 2 के मुताबिक हम क्यों IAS 2 को इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि कंपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जान सके कि इन्वेंट्रीज के लिए ऐसा कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जिसको फॉलो करके पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग को यूनिफॉर्म तरीके से परफॉर्म किया जा सके। तो इसी तरह अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो लेट्स सपोज लतीफ़ एंड सन्स एक कंपनी है जो कि फूड आइटम्स को मैन्युफैक्चर करके आगे सेल करती है। इसके पास 3 तरह के फूड आइटम्स होते हैं। फर्स्ट आइटम है केक, सेकंड आइटम है बिस्किट और थर्ड आइटम है चिप्स। कंपनी ये 3 तरह की चीजें बनाकर आगे सेल करती है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये तीनों चीजें कंपनी ने आगे सेल करनी है, इसलिए उसने हेल्ड की हुई हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इन्वेंट्री का वो मीट हो जाता है कि कंपनी ने इनको रखा है कि कंपनी इनको आगे सेल करेगी। अब लेट्स सपोज कि बिस्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है लेकिन इसकी 50% इस पर काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये 50% जो काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसके पास ही काम हो रहा है और इसका मकसद ये है कि ये आगे इसको सेल कर देगी बिस्किट को। तो ऐसी इन्वेंट्री जिसको प्रोडक्शन प्रोसेस में रखा गया हो कि उसको सेल करना है उसको भी IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री कहा जाता है। इसी तरह से लेट्स सपोज चिप्स जो है वो बन चुके हैं या फिर चिप्स बनाने के लिए जो पोटैटोज रखे गए हैं वो भी मटेरियल्स में आता है, क्योंकि कंपनी मटेरियल को यूज करके मतलब पोटैटो को यूज करके चिप्स बनाएगी। तो ये जो पोटैटो है ये कंपनी ने मटेरियल की फॉर्म में अपने पास रखा हुआ है, तो ये भी कंपनी की इन्वेंट्री हो गई। तो ये तीनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट अगर मीट कर जाता है तो उससे हम कहेंगे कि IAS 2 के मुताबिक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के मुताबिक ये चीज इन्वेंट्री है। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि इन्वेंट्री क्या होती है IAS 2 के मुताबिक। अब हम ये जानते हैं कि IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री की मेजरमेंट किस तरह से की जाती है। तो इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए कंपनी के पास 2 तरीके हैं। क्या तरीका है कंपनी के पास कि या तो कंपनी ने देखना है लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको हम NRV भी कहते हैं। तो इन्वेंट्री की मेजरमेंट किस तरह होगी, जो चीज कम होगी कॉस्ट और NRV में से जो चीज कम होगी कंपनी उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो एसोसिएट कर देंगे, इन्वेंट्री उस पर मेजर कर दी जाएगी।
अब जिस तरह से लेट्स सपोज यहाँ पर हम केक की एग्जांपल ले लेते हैं कि केक जो है वो हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है और लेट्स सपोज उसकी जो कॉस्ट है, उसको बनाने पे जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 10 रुपीज का, और जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है मतलब उसको बेचकर जितने पैसे कंपनी रियलाइज करवा सकती है उसको अगर हम देखें तो लेट्स सपोज वो 12 रुपीज है। तो यहाँ पे अगर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर चले तो कंपनी के जो 10 रुपए हैं वो कम है, कॉस्ट जो है वो कम है, तो कंपनी जो केक है उसकी कॉस्ट ₹10 जो है उसके साथ मैयर कर देगी। अब यहाँ पे हमने दो बातें और देखी हैं कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम जान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऐसी कॉस्ट होती है जो इनकर की जाती है इन्वेंट्रीज पे, उसको प्रेजेंट असल लोकेशन पर और असल कंडीशन में लाने के लिए जितने पैसे खर्च किए जाते हैं उन तमाम पैसों को कंपनी की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कहा जाता है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है इसके बेसिकली दो हिस्से हैं, एक है कॉस्ट ऑफ परचेज और दूसरा है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ परचेज वो कॉस्ट जितने पैसों पर इन्वेंट्री को खरीदा गया है, और कन्वर्जन उसको असल हालत में असल जगह पर लाने में जितने पैसे लगे हैं, ये दोनों पैसे मिलके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री क्या है, कि इन्वेंट्री को परचेज करने की कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल है। तो अगर कॉस्ट ऑफ परचेज देखी जाए तो इसमें परचेज प्राइस आ जाती है, जितने पैसों पर चीज खरीदी है वो, या उस चीज पर कोई टैक्सेस हैं वो आ जाते हैं, या उस चीज को असल लोकेशन पर लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का या ट्रैवलिंग का खर्चा होता है वो एक्सपेंसेस, या उसको हैंडल करने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं वो तमाम एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ परचेज का हिस्सा बनते हैं। और IS2 के मुताबिक कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री में परचेज प्राइस, टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग के अलावा अदर कोई ऐसी कॉस्ट आती है जो कि डायरेक्टली एक्विजिशन से मतलब डायरेक्टली परचेज से रिलेट करती है, तो उस कॉस्ट को भी हम कहेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ परचेज का हिस्सा है। जैसे लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि परचेज जो प्राइस है, जितने पैसों में जो है वो केक के लिए लेट्स सपोज अगर फ्लोर खरीदा गया है, अगर मैदा खरीदा गया है, तो वो जो है परचेज कॉस्ट सिर्फ मैदे की, वो हम कह देते हैं कि 10,000 रुपीज का हमने इसको खरीद लिया है। अब इस फ्लोर को कहाँ तक लाने में, इसकी असल लोकेशन तक लाने में लेट्स सपोज इसके ऊपर 10% जो है वो टैक्स लगता है। अगर 10% टैक्स है तो अगर हम इसका 10% लें तो वो 1,000 रुपीज बनता है। और फिर अगर ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस, क्योंकि हमने वहीं पे फ्लोर नहीं यूज करना बल्कि फ्लोर को असल लोकेशन पर ला के उसको इस्तेमाल करना है, तो लेट्स सपोज कि 1,000 रुपीज का एक्सपेंस आ रहा है जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो अब अगर फ्लोर की कॉस्ट ऑफ परचेज पूछी जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 10,000 रुपए नहीं होंगे, बल्कि इसमें जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है या कोई अदर टैक्सेस या कोई और एक्सपेंस है तो वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लोर की टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज हो जाएगी वो 10,000 रुपए नहीं बल्कि 12,000 रुपए हो जाएगी। तो ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज। अब दूसरी बात हमने देखी थी कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो है वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज का हिस्सा बनती है। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के बारे में जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात की जाए तो जिस तरह से इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज को कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट है उसे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की IS2 के मुताबिक बात की जाए तो ऐसी कॉस्ट जो कि किसी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे लगती है, मतलब किसी चीज को बनाने में, किसी चीज को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में जितनी कॉस्ट लगती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। जिस अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जाए तो उसमें डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो शामिल होती है। और यहाँ पे अगर मटेरियल की कॉस्ट देखी जाए, क्योंकि जो पर यूनिट जो एक चीज को बनाने में कॉस्ट लगती है उसमें मटेरियल,
लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड तीनों का हिस्सा होता है, जिसमें जो मटेरियल की कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के कॉस्ट ऑफ परचेज के हिस्से में कवर हो जाएगी, जिस तरह यहाँ पे हमने फ्लोर की बात की थी। तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ परचेज में कवर हो जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगी वो लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स लग के, तो कॉस्ट जो है, चीज जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है, किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट शामिल होती है। प्रोडक्शन ओवरहेड में तमाम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको डाला जाता है। अब यहाँ पे ये तमाम किस चीज को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए ये कॉस्ट इनकर की जाती है। तो ये हमारे पास हो गई कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और दूसरी आ गई कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में हमने कहा था कि ये परचेज प्लस कन्वर्जन की कॉस्ट को मिला के है। जैसे लेट्स सपोज कि जो मटेरियल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 12,000 रुपए जो है वो हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, और लेट्स सपोज जो कन्वर्जन की कॉस्ट है उसमें डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है उसको हम एज्यूम कर देते हैं कि वो 5,000 रुपीज की है और प्रोडक्शन ओवरहेड 2,000 रुपीज के हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टोटल कन्वर्जन कॉस्ट 7,000 रुपीज की हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जाएं तो 12,000 मटेरियल की और 7,000 रुपीज कन्वर्जन की कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 19,000 रुपीज की हो जाएगी। तो जब भी कंपनी ने IS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री को मेजर करना है तो वो लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पर करना है। अब यहाँ तक हमने कॉस्ट को जो है वो देख लिया है। अब हम चलते हैं और बात करते हैं NRV के बारे में कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होती है जिसमें से कंपनी जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, किसी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने पर जितनी एस्टिमेटेड अंदाजन जितनी कॉस्ट लगेगी उसको लेस करती है, या फिर कोई और कॉस्ट जो कि ज़रूरी है इसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेट्स सपोज कमीशन देना पड़ता है अगर किसी पर्सन को कि ये प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो वो कॉस्ट आती है एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। सेल करने के लिए जितनी अंदाजन कॉस्ट ज़रूरी है वो, और जितनी कॉस्ट इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने पर लगेगी वो, अगर इन दोनों को एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से लेस कर दिया जाए तो जितनी रिमेनिंग वैल्यू बच जाती है उसे हम कहते हैं कि ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। मतलब किसी भी इन्वेंट्री को सेल करने के बाद जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस नेट में बच जाती है उसे कहा जाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब ये प्रोडक्ट इतने पैसे रियलाइज करवा कर देगी हमें इन्वेंट्री सेल करने के बाद। तो IS 2 के मुताबिक अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो कम है तो उस पर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब तक की इस वीडियो में हम जान चुके हैं कि कंपनी की इन्वेंट्रीज IS 2 के मुताबिक क्या होती हैं और उसको किस तरह से मेजर किया जाता है। आने वाली वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को किस तरह से रिकॉग्नाइज करती है, IS 2 का क्या स्कोप है और इसका डिस्क्लोजर कहाँ पर किया जाता है।